रेडी बच्चों, ये सम बनाने के पहले यहां पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये वाला देखो तो पहला वाला, उसमें छोटा सा हम लोगों से एक एरर हुआ है। देखिए वहां जो हम लोग पेरेंट कंपनी का बुक का अकाउंटिंग जो कराए थे ना नीचे, उसमें क्या लिखे हैं देखो तो, और कुछ लिखे हैं या खाली वही लिखे हैं? ये जो अकाउंटिंग है ना, ये भी 2 साल में डिवाइड होगा। शायद मैंने आपको बोला है कि 1 साल में 1 बार में ही लिखना है। इसकी भी अकाउंटिंग को यही फिगर करके 2 बार लिखिएगा, 240 और 246 करके 2 बार में लिखिएगा, ठीक है? दोबारा बोल। हाँ, इस नहीं, इन्वेस्टमेंट टू इक्विटी लिख के रखोगे, कैपिटल नहीं लिखोगे। शेयर कैपिटल तो बाद में इशू होगा, तो इन्वेस्टमेंट टू इक्विटी लिख करके रखोगे। वहां लिख लो जहां पे जर्नल लिखे हो, इन्वेस्टमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखे ना 486, वहां 240 फिर ऑब्लिक 246। दोबारा बोल बेटा। हाँ ठीक है, अरे हम जगह नहीं था तो इसी को सुधारने के लिए बोल दिए कि 2 बार करना है। चलो, नहीं ये है तो इक्विटी ना, जब तक शेयर इश्यू नहीं करोगे तब तक तो कैपिटल नहीं लिख पाओगे ना। तो शेयर तो 2 साल के बाद ही इश्यू होगा, तो तब तक इक्विटी के अंदर लिख के रख लोगे अदर इक्विटी में। जैसे ही एग्जैक्ट शेयर इश्यू हो जाएगा तब शेयर कैपिटल में शिफ्ट कर देना। चलो 102 का क्वेश्चन नंबर 4। कितने ऑप्शन दिए गए बच्चों एक एक आदमी को? 30। और कितने इंप्लॉई हैं? 100। कितने साल का वेस्टिंग पीरियड है? 3 साल का। और ऑप्शन का फेयर वैल्यू क्या है? 5 रुपया। तो अपना टोटल खर्चा कितना हो गया रे 3 साल का? ये जो फेयर वैल्यू ये चेंज नहीं होता, एक ही बार निकाला जाता है, वो भी ग्रांड डेट में। 15,000 कि 1.5 लाख? 15,000। इसको कितने साल की वेस्टिंग पीरियड में डिवाइड करना है? 3 साल में। क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लीविंग का डेटा दिया हुआ है परसेंटेज और सेंटेज में? तो फिर कहना इसे कि 5,000 रुपीज करके ईच ईयर एक्सपेंस बुक करना है। लिखो, एज देयर इज नो डेटा रिगार्डिंग employees leaving the organization, expense each year is equal to $5,000 निकला। 15,000 तुम लोग बोला 3 साल के लिए, तो 1 साल का 5,000। और कोई चेंज तो है नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में ही चेंज होता है। देख, नंबर ऑफ ऑप्शन कभी चेंज नहीं होता है। अगर कभी समय ऐसा दिया गया कि नंबर ऑफ ऑप्शन हम ज्यादा दे देंगे कम दे देंगे तभी चेंज होता है, और ये फेयर वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो इसमें कुछ कैश पेमेंट भी है क्या? कौन किसको कैश पेमेंट रीइंबर्स कर रहा है? माने सब्सिडरी पेरेंट को। तो मैं बुक्स ऑफ सब्सिडरी लिख रहा हूं। इंप्लॉई किसका है? तो वो लिखेगा इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। इसके अमाउंट आपको गेस करने हैं।
सब्सिडरी पे करेगा ना पेरेंट को, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कितना डेबिट करोगे? 5000 लिखा है ना, एक्सपेंस ईच ईयर 5000। इसमें हम पेमेंट कर देंगे, हम सब्सिडरी है मान लो, तो हम अपना हिस्सा का पेमेंट कर दिए मान लो 3750, बाकी 1250 इज इक्विटी कंट्रीब्यूशन, वही जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पेरेंट, याद है ना फर्स्ट सम में भी किए थे। और इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग एक बार इक्विटी लिख के रखना, शेयर कैपिटल तब बना देंगे जब एक्चुअल में शेयर इशू करेंगे। बताओ क्या अमाउंट होगा? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 1250, कैश मिला 3750, शेयर इशू करना पड़ेगा 5000 का। तो एक बार इक्विटी में डाल के रख देना, जब क्योंकि फेस वैल्यू कुछ नहीं मालूम हम लोगों को, तो वो मतलब जो इंड एस है ना, वो नंबर ऑफ शेयर पे इतना फोकस भी नहीं करता है, इक्विटी बोलता है वो लोग। कैपिटल और प्रीमियम तो फिर अपने आप घर में करते रहे, इक्विटी के अंदर चेंज होता है तो इतना बड़ा इशू नहीं है उनके लिए। सो ये अकाउंटिंग 4 नंबर सम का, ये 3 साल लगातार होगा। ठीक है, लिखो द अबव एंट्रीज विल बी पास्ड फॉर द नेक्स्ट 3 years या इन 3 years। हाँ, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, तो अब शेयर इशू करेगा या प्रेफरेंस इशू करेगा या ऐसे ही रखेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, इन लोग दोनों का एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पर थियोरेटिकली वो शेयर इशू करेगा। माने आप ये समझ लो कि सब्सिडरी होल्डिंग को शेयर इशू करेगा और होल्डिंग सब्सिडरी के एम्प्लॉई को अपना शेयर इशू करेगा। ऑप्शन दे रहा है ना, तो होल्डिंग ऑप्शन दे रहा है एम्प्लॉई ऑफ सब्सिडरी को। यस, और 2 साल। अभी कैसे बोलेंगे कि 500 शेयर ऑफ 10 ईच है या इसमें प्रीमियम एलिमेंट इन्वॉल्व है, इतना तो डेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो वो हम नहीं बोल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन द नेक्स्ट 2 years कर देना, नेक्स्ट अगर वर्ड लिखे हो तो। स्टॉक अप्रिसिएशन राइट है, कैश वाले को बोलते हैं ये। हाँ, और इसीलिए आप देखिए फेयर वैल्यू हर साल का दिया हुआ है। कैश के केस में फेयर वैल्यू चेंज करना पड़ता है हर साल, लायबिलिटी है ना। नंबर ऑफ ऑप्शन को लेके क्या बोल रहे हैं ये लोग? एक जन को कितना दे रहा है?
1000 दे रहा है ना। और शुरू में कितने इंप्लॉय थे इनके पास? 40। और कितने साल का वेस्टिंग है रे? नहीं, 2 साल का हम देख रहे हैं वेस्टिंग है, और पैसा वो लोग और 2 साल के अंदर अंदर मांग सकता है। हम ठीक बोल रहे हैं? माने 2025 में सवाल चालू हुआ, द क्वेश्चन स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ 1 जनवरी 25, सो द ऑप्शंस वेर ग्रांटेड ऑन 1 जनवरी 25। 26 के एंड में वेस्टिंग कर जाएगा, लेकिन पेमेंट के लिए और 2 साल का उनके पास टाइम है। तो क्लियर है ये बात? तो एक्सपेंस ईयर 1, दैट इज 2025। अच्छा, कितने ऑप्शन वेस्ट करेंगे 2 साल बाद? उनको क्या कोई हिसाब किया है कि 40 पे ही कर दें? 10% पर एनम दिया है कि 10% ओवर 2 ईयर पीरियड लिखा है? 2 साल का लिखा, क्योंकि 2 साल में वेस्टिंग हो जाएगा ना, तो 2 साल में एक्सपेंस बुक करना है। तो ओवर 2 ईयर है कि 10% पर एनम है? पढ़ो ना, लाइन पढ़ो आवाज देके। ओ ओवरऑल है, 2 साल मिला के 10% है। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो 40 इंटू 90% यानी 36 इंटू 1000 इंटू ना, मेरे को इसके बिगिनिंग का फेयर वैल्यू नहीं चाहिए, लास्ट का चाहिए, क्योंकि लाइबिलिटी लास्ट डेट में आप हिसाब करोगे तो लेटेस्ट एस्टिमेट लेना पड़ेगा। और इंटू 1/2, 1/2 बताना क्यों? हाँ 2 साल। तो आप बोलेंगे सर वहां 4 साल लिखा हुआ, तो बाकी 2 साल उसको एक्सरसाइज करने दे रहे हैं। पैसा वो मांगेगा, अगले 2 साल और मांग सकता है हमसे, तुरंत पैसा लेने नहीं बोल रहे हैं हम लोग उसको। कैश पेमेंट है ना एम्प्लॉई को, तो कैश पेमेंट उसको तुरंत लेने का जरूरत नहीं है, वो अगले 2 साल तक कभी भी पैसा मांग सकता है। अगले 2 साल माने वेस्टिंग होने के बाद और 2 साल। तो जानते हो, बाद में भी अगर 2 साल तक लाइबिलिटी जिंदा रहेगा ना, तो बार बार फेयर वैल्यू रीमेजरमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक बार करके 2 साल में छोड़ देंगे, नहीं, लाइबिलिटी तो बढ़ेगा गिरेगा ना जी। ऑप्शन का फेयर वैल्यू गिरेगा तो आपका तो लाइबिलिटी बढ़ेगा गिरेगा ना। अभी देखो ना 12 रुपया हुआ, पहले शायद 11 ना 10 था शुरू में, तो अपने तो 12 करके लाइबिलिटी लिखे ना, तो लाइबिलिटी तो बढ़ा के लिखे ना, गिरेगा तो गिरा के लिखेंगे। नहीं, 2,16,000 नहीं, तो ये तो 2 साल बाद का नंबर लेना पड़ता है ना। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑप्शंस टू वेस्ट आफ्टर 2 years निकालना पड़ता है। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट आफ्टर 1 year, दिस नंबर इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट इन 2 year पीरियड। समझे? अगर ये 5-5 भी होता तो भी 10 ही लेना है यहां पे। 5% पर एनम में हालांकि 0.95 इंटू 0.95 लिखना पड़ता है, लेकिन ये 2 साल बाद कितने ऑप्शन वेस्ट करेंगे वो लिखा जाता है। इसका जर्नल एंट्री होगा एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी। ओके, एग्जाम में इसको पीएल में डालने का भी एंट्री करके दिखाओगे। $2026 अभी कितने इंप्लॉय के ऊपर फाइनली ऑप्शन वेस्ट किया? 2 साल बाद कितने जन थे वहां पे? माने तो 36 ही रहा, मतलब 36 ही ना, यही तो 36 ही रहा ना, कि और लोग छोड़ के गए, इतना ही ना। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर अभी लेंगे
ये एक्चुअल वाला लेंगे। जैसे ये तो एस्टिमेट था ना कि इतने लोग 2 साल में छोड़ के जाएंगे, अब तो 2 साल कंप्लीट हो गया तो फाइनल नंबर पता चल जाता है। तो फाइनल नंबर जब पता चल जाता है तो फाइनल नंबर लिखना पड़ता है। इंसिडेंटली हमारा एस्टिमेट और हमारा फाइनल नंबर में डिफरेंस नहीं आया। सेकेंड ईयर एंड में क्या है ऑप्शन का फेयर वैल्यू 8 इंटू 2/2 तो लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस 2,16,000। सेकेंड ईयर में अमाउंट ऑफ द एक्सपेंस इतना कम क्यों है? फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन बुरी तरह से गिर गया है और पिछला साल में भी 12 रुपया करके बुक हो गया था, तो उसका भी काटने की वजह से एक तो सेकेंड ईयर का 8 रुपया करके बुक होना है और ऊपर का 12 करके बुक हो गया था, उसको भी 4 रिवर्स करना है, तो मिलाकर के 72,000 ओनली आया। अब ये बताओ कि थर्ड ईयर में कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ क्या? और एक्सरसाइज अगर हुआ तो उसको कैश पेमेंट जो हुआ उसका अमाउंट बताओगे। उतना अमाउंट से आप शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी को गिरा देंगे और टू बैंक लिख देंगे और उसके बाद जितना ऑप्शन बचेगा आपका, जितना इंप्लॉई का, उसको रीमेजर करिएगा दोबारा क्लोजिंग फेयर वैल्यू के हिसाब से और उसके हिसाब से जितना पीएल में लॉस प्रॉफिट जाएगा वो करना पड़ेगा। आइए मैं आपको याद दिलाता हूं। पहले बताओ कितने लोगों ने पैसा मांगा? कहां लिखा है कि 6 people asked for money? वर्ड पढ़ के सुनाओ मेरे को। हाँ, तो 6 लोगों का 6,000 ऑप्शन है, 1000 करके है ना, 6,000 लोगों को पैसा दे दो। कितना पैसा देना पड़ेगा? 10 रुपया। कहां लिखा है 10 रुपया देना है? नहीं, तो पेमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू का ही करना है। ये कहां लिखा है? नहीं नहीं, जरूर लिखा होगा। ये देखिए लिखा है इंट्रिंसिक वैल्यू का पेमेंट करना है। कहां लिखा है मैं आपको पढ़ाता हूं। सेकंड, ऊपर का सेकंड लाइन, द SAR प्रोवाइड द एम्प्लॉई विद द राइट टू रिसीव कैश इक्वल टू अप्रिसिएशन इन द एंटिटीज शेयर प्राइस सिंस द ग्रांट डेट। शेयर के दाम में जितना बढ़ोतरी होगा, ऑफर प्राइस और मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट, जिस दिन हम एक्सरसाइज करेंगे, उसी को इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन शेयर प्राइस के डिफरेंस से पता चलता है और फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑप्शन का जो ब्लैक स्कोल्स मॉडल है उससे पता चलता है या ऑप्शन के मार्केट प्राइस से पता चलता है। तो शेयर का जो डिफरेंस है उतना पैसा इंट्रिंसिक वैल्यू का कैश पेमेंट करना पड़ेगा एंड दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो चलो बताओ 10 रुपया करके पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा? लायबिलिटी का पेमेंट करो। SBPL अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ भाई, टू बैंक कैश, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब इंप्लॉई एक्सरसाइज करता है तो वो तो पैसा मांगेगा ना कि मेरे हमको पैसा दे, तो कैश पेमेंट वाला ऑप्शन है ना, तो उसको कैश कितना देंगे? इस सब में साफ लिखा हुआ कैश आप देंगे जितना उसको उस ऑप्शन के लिए। तो एक तो ऑफर प्राइस होता है ना, सब में दिया नहीं है ऑफर प्राइस वगैरह, ऑफर प्राइस होता है और जितना शेयर का दाम 2 साल 3 साल के बीच में जितना बढ़ गया होगा उस डिफरेंस का पैसा वो मांगता है। सब में लिखा हुआ है the option will give employee a right to ask cash by the difference between the offer price and the market price on the date of exercise। कहां लिखा हुआ है? सेकेंड लाइन में, to receive cash equal to appreciation in the entity's share price।
उसके शेयर प्राइस में जितना दाम बढ़ा होगा, तो शेयर प्राइस का जो दाम बढ़ा होगा दैट इज ओवर द एक्सरसाइज प्राइस। तो सम में एक्सरसाइज प्राइस भी नहीं दिया है, मार्केट प्राइस भी नहीं दिया, डायरेक्ट लिख दिया है कि इंट्रिंसिक, उसी को इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू इज एस माइनस ई, अगर आपको एफएसएफएम याद है तो एस माइनस ई, और फेयर वैल्यू इज एस माइनस ई इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी। तो वो 10 रुपीज का पेमेंट करना है, क्योंकि सामने नीचे लिखा हुआ है कि द इंट्रिंसिक वैल्यू इज 10। अब बताओ कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद रादर पेमेंट के बाद बुक वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी कितना है? नहीं, बुक वैल्यू मैंने बोला, फेयर वैल्यू नहीं बोला। बुक वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी 2,16,000 प्लस 72,000 माइनस 60,000। लेकिन हम लोगों को, क्योंकि ये कैश वाला ऑप्शन है, इसको बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पे रखना पड़ेगा। आपने बोला 13 रुपया हो गया है और 30 इंप्लॉई ही बाकी है, 6 जन पैसा मांग लिया, तो 30 इंटू 1,000 इंटू 13, 3,90,000 रुपया का बैलेंस शीट में लायबिलिटी चाहिए, जबकि हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी 228 है। तो हमको एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा 1,62,000 का। क्योंकि 3rd ईयर एंड जब आया तो ऑप्शन का फेयर वैल्यू बढ़ गया है, और कैश वाले केस में क्या होता है, कैश पेमेंट वाले केस में हर ईयर एंड में जब तक ऑप्शन जिंदा है, जब तक एक्सरसाइज नहीं हुआ, जब तक आप उनको एक्सरसाइज करने का राइट दे रखे हैं, एवरी रिपोर्टिंग डेट पे आपको उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करते रहना पड़ेगा। आप अपना नोट उठा के देखिएगा, और अभी ये 102 रिवाइज कर लीजिएगा जा करके, क्योंकि काफी सम बनाए हम लोग, 4-5 सम बनाए हैं, तो आप देखिएगा वहां पे ये काम किया हुआ है और कई सारा सम बनाया हुआ इस चीज को लेकर के। अब हमारी बैलेंस शीट में 3,90,000 का लायबिलिटी आ गया है। आफ्टर रिकॉर्डिंग 162,000 रुपीज एज ए लायबिलिटी इंक्रीमेंटल, नाउ लायबिलिटी इज 390। तो अब बताओ कितना पेमेंट करना है? सारे लोग पैसा तो मांगेंगे अब तो। SBPL अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपया मांग रहा है रे? 12 रुपया। 12 माने 3,60,000। तो हम लोगों का कुछ लायबिलिटी बच गया, वो हम लोग पीएल में शिफ्ट कर देंगे, उल्टा एंट्री कर देंगे। SBPL अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30,000। हाँ, दिखा सकते हो। ये कैश पेमेंट है, यहां इंप्लॉई को हम लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन के बराबर आप रुपया कैश में ले जाओ, हम लोग शेयर इशू नहीं करेंगे, आपको रुपया दे देंगे। कैश ऑल्टरनेटिव बोल के पढ़ाया गया है आपको, तो इसमें शेयर कैपिटल नहीं आता है। It's not equity settled, it's cash settled. So Ind AS 102 is over. अब हम लोग Ind AS 115 का सम्स बनाएंगे।
इसमें एक नया टॉपिक इंक्लूड किया है, अमेंडमेंट नहीं है, एक गाइडेंस था इंस्टीट्यूट का। तो पहले बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बोलता था, अभी इस बार जब नया बुक बनाया ना तो बोला बच्चों को ये वाला भी पढ़ने के लिए बोलिए। ये इसके साथ कुछ कुछ गाइडेंसेस भी देते हैं ना ये लोग, अपेंडिक्स टाइप का, तो वो दिया हुआ है। तो वो हम आपको, जिसको थ्योरी पैराग्राफ पढ़ाना लिखाना बोलते हैं ना, वो काम मेरे को करना पड़ेगा साथ में। ओके, वो जब आएगा ना तब करवा देंगे। पहले सम स्टार्ट करो, पहला वाला सम। पढ़े, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है, 2 मार्क्स करके एक ही क्वेश्चन के अंदर में 4 क्वेश्चन आ सकता है, छोटा छोटा। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? अच्छा, आपको याद होगा इंड AS 115 हम लोग बहुत सारा क्लास लिए थे, 6-7 क्लास कम से कम हुआ होगा, बहुत सारा चीज, ज्यादा हुआ होगा, 6 क्लास में हुआ नहीं होगा, ज्यादा हुआ होगा। एक बार छोड़ो ना, कितना भी क्लास लिए हों, सबसे ज्यादा टाइम इसी को रिवाइज करने में लगता है, सबसे ज्यादा कंटेंट इसी में है। छोटी छोटी इतनी सारी बातें हैं और इंस्टीट्यूट ने इतने ज्यादा क्वेश्चन बना के दिए हैं कि मत पूछो। बहुत क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में बनाए हैं। ये जो टॉपिक है ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म के बारे में है। कॉन्ट्रैक्ट टर्म को यूनिट्स में डिफाइन किया है। मतलब ये कि इन्होंने बोला कि एक बंदा है P, मान लीजिए आप P हैं, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट किए मेरे साथ, कस्टमर मान लीजिए मैं हूं कस्टमर Q, आप मैन्युफैक्चरर हैं कि आप 100 यूनिट ऑफ CCTV कैमरा आप मेरे लिए बना करके देंगे। अब इतना पढ़ने से क्लियर होता है कि भाई 100 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट है, 1000 रुपया करके एक सेंसर का लगेगा। कस्टमर Q कैन, मेरे पास ये राइट है कि आई कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए पेनल्टी आफ्टर रिसीविंग 10 कैमरास। 10 कैमरा लेने के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा सकते हैं बिना कोई पेनल्टी के। खाली आपको यह जज करना है कि यह कॉन्ट्रैक्ट 10 यूनिट्स का है या 100 यूनिट्स का है। अगर 100 यूनिट्स का होता तो मैं बाहर निकलने का मेरे को सब्सटैंटिव पेनल्टी लगता। बिना किसी पेनल्टी के मेरे को बाहर निकलने मिल रहा है, दैट मीन्स द फैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली ऑफ 10 नंबर ऑफ यूनिट्स। लिखो, एज देयर इज नो सब्सटेंसिव, TIVE लिखना, सब्सटेंसिव कॉम्पेंसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट
by the customer the कॉमा करके लिखो, the contract is only for 10 units and an option to purchase additional 90 units at the same price. कभी भी ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाएगा। ये 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन में 5 ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। ये एक हमारे डिस्कशन के एजेंडा में जब कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पढ़ रहे थे ना, उसमें एक छोटा सा प्रोविजन ये आपको मिलेगा अपने बुक में, कॉपी में। अगला क्वेश्चन, और ना इंडेस 115 में जब भी आप आंसर करें, जब भी आपको लगे कि अपना पढ़ा हुआ ही नहीं है, कुछ नया चीज है, जैसे आप पूरा रिवाइज तो करोगे ही, रिवाइज करिए कम से कम भी 100 क्वेश्चन होगा, 80 क्वेश्चन तो पक्का ही होगा। जब आप सारा रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद भी अगर मान लो कोई चीज बाहर से आया तो आप ये समझना कि लॉजिकल बन करके हमको सम को सॉल्व करना है। बाहर से आएगा नहीं, बट फिर भी अगर आया तो लॉजिक को लगा करके बात कीजिएगा। आपको 5 स्टेप मॉडल याद है? क्या था बताइए तो? आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, allocate the transaction price to various performance obligations, recognize the revenue as and when the performance obligation is satisfied. Very good. आप लोगों को याद है ये? आपको तो देख के लग रहा है आप रिवाइज करके आए हैं। गुड। इन दिनों में रिवाइज किए या आजकल में? ओके, तो रिवाइज करिए। May 22 तुम भी करो, रिवाइज करोगे तब तो। अभी क्या है कि अभी अपने पास टाइम है और अपन वेस्ट कर देते हैं। May 22 वाले बच्चों को बोल रहा हूं, हाँ रिवाइज कीजिए। नहीं ठीक है, जब जब टाइम मिले, जब जब टाइम मिले, डोंट वेस्ट टाइम। वेस्टिंग टाइम का तो मैं तुमको हिसाब बताता हूं। हम लोगों का ऐसा हिसाब है, मेरा भी, कि जब तक एकदम गला में फांसी नहीं लग जाता ना तब तक काम नहीं करते। रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग रिटर्न को रेडी नहीं करते। इस बार मैंने इतना स्ट्रांग डेडिकेशन लिया है, इतना स्ट्रांग, कि मार्च 31 कंप्लीट होगा जिस दिन, 1 अप्रैल वाले दिन मेरा सारा ट्रायल बैलेंस इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इंक्लूडिंग ऑल लायबिलिटी प्रोविजंस, जो जो करते हैं ना 1 अप्रैल को हमको करना है। हम ऑलरेडी 15 मार्च तक का ट्रायल रेडी कर चुके हैं पहली बार। नहीं तो हमेशा 30 सितंबर या 30 अक्टूबर जो लास्ट डेट होता है ना, उसी दिन मेरा रिटर्न लगता है, माने लास्टेस्ट डेट। इस बार एकदम हमने अकाउंटेंट को एकदम सीरियसली बोल दिया है। हम बोले हमको 1 तारीख को मेरा ट्रायल रेडी चाहिए, 15 अप्रैल को एवरीथिंग फाइनल रहना चाहिए, सारा टीडीएस का पेमेंट, सारा जीएसटी वीएसटी सब कंप्लीट होना चाहिए। हम डिले नहीं रखना चाहते कोई चीज, नहीं तो होगा नहीं, लाइफ में कभी भी डिसिप्लिन नहीं आएगा। अब 49 साल हो गया मेरा एज, 48 खत्म। 72 नवंबर इज माई बर्थ, दिस इज 2020 नवंबर पार हो गया ना 2020 नवंबर, तो 48 साल खत्म। अब भी डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? खाने को लेकर के डिसिप्लिन लाना बाकी है, वो आता नहीं है, बहुत लालची इंसान है हम खाने को लेके। नहीं बेटा वो सब बात अलग है, अपना काम करने में डिसिप्लिन थे, लेकिन और बहुत सारा जगह पे डिसिप्लिन मुझे होना चाहिए था जो हम नहीं हुए। हम लोग क्या करते हैं ना, बोले ना जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे खाना इंपॉर्टेंट है, बीमार नहीं रहना इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट रहता है उस पर हम लोग ठीक अपना काम कर लेते हैं। जहां पे भी स्कोप है हम लोग उसको डेफर कर देते हैं। नहीं तो एक्सरसाइज आदमी क्यों नहीं करता है?
हम तो लगातार स्विमिंग करने वाले, जिम जाने वाले आदमी थे। लॉकडाउन तो खुल गया, कई दिन हो गया, लेकिन हम नहीं गए जिम। अपने आप को बहाना बना रहे हैं कि जिम से कोरोना हो जाएगा, जिम से कोरोना हो जाएगा। तो वॉक कर लो नीचे, वो भी नहीं होता है। मेरी वाइफ और बच्चा रोज शाम को 7 बजे निकलेगा, 8 बजे ऊपर आएगा। हैवी डिसिप्लिन, मतलब इतनी डिसिप्लिन्ड मेरी वाइफ है और हम उतने ही इनडिसिप्लिन्ड है। थोड़ा तो साला इंस्पायर हो जाओ। बगल में रहती, तुम्हारे साथ रहती है, बगल में बोल रहे तुम्हारे साथ रहती है, मगर नहीं है। उसको जाना है, माने जाना है वॉकिंग करने, कुछ भी हो जाए। हम गंदे हैं, गंदे रहेंगे। दिस इज नॉट गुड। नहीं नहीं, होना भी जरूरी है। मेरे बच्चे नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, वॉल्यूम इतना ज्यादा है ना बेटा कि अब 3-4 कंपनियां हैं, जीएसटी है, 2-3 बिजनेसेस हैं छोटे छोटे, तो उन सबका रिटर्न्स वगैरह है। तो एक बंदा परमानेंटली रहे ना। पहले तो क्या रखे थे कि सीए को आउटसोर्स कर दिए थे, अभी इन हाउस अकाउंटिंग करवाते हैं। तो अकाउंटेंट का जरूरत नहीं, मतलब हम तो ऑफिस जाते ही नहीं ना, कि एंट्री तो टैली पे मारना पड़ेगा ना, तो हम तो जाते ही नहीं ऑफिस, तो कोई तो करेगा ना। तो देखते हैं कितना हो पाता है, बताएंगे तुम लोगों को। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। सॉफ्टवेयर कंपनी का क्या क्वेश्चन है देखो। पढ़ लिए? कुछ याद आया? कंबाइन किया जा सकता है ना इसको। क्या कहानी थी, मैं कहानी आपको बताता हूं। कहानी थी कि अगर नियरली एट द सेम टाइम एंड विद द सेम कस्टमर या फिर रिलेटेड पार्टीज ऑफ दो कस्टमर होंगे लेकिन दोनों एक दूसरे से अगर रिलेटेड हैं, तभी कंबाइन आप कर सकते हो। रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट को आप टाटा स्टील के कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, और सेम टाइम पे अगर नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो भी आप कंबाइन नहीं कर सकते। एक कॉन्ट्रैक्ट में आप रेवेन्यू बुक करना चालू कर दिए कई साल से, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है तो उन दोनों को कंबाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो दे शुड बी एंटर्ड इनटू नियरली एट द सेम टाइम। टू, दे शुड बी एंटर्ड इनटू विद द सेम और ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो नेगोशिएशन हुआ होगा ना, वो एक पैकेज की तरह नेगोशिएट हुआ होना चाहिए। माने सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस सब्सिडाइज्ड होना चाहिए सीरियसली। और सिंगल, मेरा कहने का मतलब है कि सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की तरह वो काम रहना चाहिए। क्या क्या चीज का कॉन्ट्रैक्ट है बताओ? अच्छा, एक लाइसेंस दे रहा है, फिर अच्छा साथ में कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है। तो दोनों सेपरेट सेपरेट ऑब्लिगेशन है या दोनों सेम ऑब्लिगेशन है? एक दूसरे के बिना यूजेबल है या एक दूसरे के बिना यूजेबल नहीं है? तो फिर वो सेम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो देखो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुआ, सेम कस्टमर के साथ हुआ या उसी की सब्सिडरी वगैरह के साथ हुआ? सेम कस्टमर के साथ हुआ, और सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी है। यहां प्राइसेस को लेकर के बात किया नहीं गया। कई बार क्या होता है कि अगर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी है और दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस को इतना कम किया गया है
कि वो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरा ले साथ में तभी पॉसिबल है, माने डेल्ट एज ए पैकेज अगर होता है तभी आप इस तरह का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। हम लोगों के थ्योरी बुक में कंबाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट बोल करके पैराग्राफ्स लिखाया गया है, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको मिलेगा। लिखो, द टू कॉन्ट्रैक्ट्स should be combined as, नीचे लिखो A, they were entered into at nearly the same time। देखो एग्जैक्टली सेम टाइम होने से तो सेम कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, लेकिन 10, 12, 15 दिन, आधा 15 में माने 1 महीना के अंदर अंदर इस तरह से होने से मैनेजमेंट को डिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है, तो वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। नेक्स्ट, अब जैसे मान लो मैं तुमको बोलता हूं, हाँ किसी से मान लो मैंने तुम्हारा अकाउंट्स का एडमिशन लिया, ठीक है, तो तुमने मेरे को दे दिया 15,000 रुपया, क्या फीस था? 17,500 तुमने मेरे को दे दिया। अब 15 दिन के बाद मैंने बोला हम एफएम भी पढ़ाएंगे तुम लोगों को। एसएफएम पहले पढ़ाता था मैं 2012 तक, बहुत पढ़ाता था, मेरा बहुत शौक था पढ़ाने का, बहुत मजा आता था मेरे को पढ़ा के। तो फिर अब मान लो मैंने आपको बोला एसएफएम भी हम पढ़ा देंगे और सिर्फ 2,500 रुपया लेंगे। अबे बोला हाँ पढ़ा दीजिए, सिर्फ 2,500 रुपया लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि मेरा एसएफएम का फीस 2,500 है या दोनों मिला के हम 20,000 में बेच रहे हैं? हाँ, दैट इज कॉल्ड कंबाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर? और सोच, और एक बढ़िया बात सुन, तुम लोगों को 17,500 में बोले अकाउंट्स पढ़ लो और 2,500 में एफएम पढ़ने के लिए किसी दूसरे को बोले, तुम लोग को नहीं, तो क्या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट और वो कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन हो सकता है? नहीं। गुड। सेम कस्टमर के साथ या सेम टाइप ऑफ कस्टमर्स के साथ तो होना जरूरी है ना। लिखो, क्या लिखा? बी, they are entered into with the same customer मैं ये लिखा नहीं रहा हूं लेकिन आप लिख सकते हो, और विद द रिलेटेड पार्टीज टू द कस्टमर, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में सेम कस्टमर नहीं आकर के उसी कस्टमर का रिलेटेड पार्टी के साथ भी बात हो सकता है। और विद द रिलेटेड पार्टीज ऑफ द कस्टमर रिलेटेड पार्टी बोलने से ही हुआ, डिपेंडेंट बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो हम लिखा रहे हैं। सी, द गुड्स एंड सर्विसेज क्या लिखा? द गुड्स एंड सर्विसेज आर ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बच्चों मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, वो जो नियरली सेम टाइम का कहानी है ना, इंड एस ने नियरली सेम टाइम का गैप नहीं बताया कि विद इन 1 मंथ होना जरूरी है या विद इन 15 दिन होना जरूरी है या विद इन ए वीक या विद इन 2 डेज होना जरूरी है, वो नहीं बताया। तो मैनेजमेंट को अपना डिस्क्रिशनरी कॉल लेना पड़ता है। मैंने आपको कई बार इंड एस पढ़ाते वक्त बोला कि इंड एस में जजमेंट कॉल वर्ड यूज करता हूं मैं हमेशा। इंड एस में जजमेंट कॉल बहुत जरूरी है, और जहां जहां पे जजमेंट कॉल लेते हैं ना, वहां डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं। नहीं, ये अलग बात हो गया अनरिजर्व्ड वाला, वो उसको मत छेड़ो। तुम हमेशा दूसरा चीज को छेड़ देता है, उससे मेरा बोलने का वो फ्लो ही खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ मेरा बात? नेक्स्ट क्वेश्चन।
एसएफएम का देखते हैं, अगर लॉकडाउन रहेगा, अगर मेरे को लाइव क्लास नहीं लेने मिलेगा तब सोचेंगे, टाइम लगेगा 1-1.5 साल। एसी बंद करिए ना, कौन सा चल रहा है? 3-6 बंद कर दीजिए, 3-6, और चाय पिलाइए थोड़ा। बताइए क्या हुआ बच्चों? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बताइए ना क्या है। आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा अपने आप को मैन्युफैक्चरर पकड़ लीजिएगा और कस्टमर मेरे को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है हर क्वेश्चन में। और हमेशा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, खुद को उसका ओनर बना लीजिए। देखिएगा 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा जहां जहां डाउट रहेगा। आप क्या दे रहे हैं मेरे को? अच्छा, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम दे रहे हैं, और मैं कौन हूं? गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी हूं। ओके, फिर क्या हुआ 1 हफ्ता बाद? तुम ही हो ना? किसके साथ किया? और एक एंटिटी क्यू के साथ, और वो भी गवर्नमेंट रिलेटेड है, तो वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए ना एक तरह से, और नियरली सेम टाइम भी हो गया ना। और क्या हुआ? हाँ, हेफ्टी डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब सिंगल पैकेज की तरह ट्रीट हो रहा है। हाँ, लिखो, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी, रदर शुड बी लिखा करो। कंबाइंड एज ए, पहला वाला पॉइंट वही वाला लिखो। बोलो क्या लिखोगे? दे वेयर एंटर्ड इनटू, बोलो, एट नियरली सेम टाइम, ब्रैकेट में लिखो विद इन ए वीक। अच्छा, विद इन नहीं, 1 वीक लेटर। हाँ, अ वीक लेटर। फिर बी नंबर भी वही लिखो, खाली वहां पे सेम कस्टमर की जगह पी एंड क्यू वेयर रिलेटेड लिखो। सेंटेंस बताओ क्या लिखोगे? दे आर एंटर्ड इनटू with 2 customers P and Q who are related parties, और प्राइसिंग का बात है, यहां पे प्राइसिंग के बारे में लिखना है। हाँ, लिखो, द कंसिडरेशन ऑफ द 2 कॉन्ट्रैक्ट्स टूगेदर वॉज इज लिखो, इज डीपली डिस्काउंटेड। दोनों अलग अलग लेंगे तो 16-16 हजार रुपया लेंगे, दोनों मिला के ले रहे हो तो हम 20,000 में दे देंगे। तो प्राइसेस जो हैं वो एक सिंगल पैकेज की तरह डील किया गया है, या आप बोल सकते हो दूसरे का प्राइस पहले पे डिपेंडेंट है। जो 4,000 में दे रहे हैं दूसरा वाला, ऐसा नहीं कि 4,000 में दे रहे हैं, 2 को 20,000 में दे रहे हैं, 1 को 4 में नहीं दे रहे हैं। लिखो, deeply discounted means they are offered as a package. Okay, next sum.
बोलिए क्या बोल रहा है ये लोग? इंटरनेट सर्विस भी दिया, मॉडेम और राउटर भी दिया। सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन या सिग्निफिकेंट वर्ड याद कीजिएगा, याद आएगा। हाँ, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन या सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन किया हुआ है या नहीं है? नहीं है। मॉडेम और राउटर को अलग से यूज किया जा सकता है या उसी के साथ यूज करना पड़ेगा जो इंटरनेट सर्विस है? कर सकते हैं। इसका मतलब दे आर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, दे आर केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड सेपरेटली विथ योर ओन इंटरनल रिसोर्सेज जो तेरे पास हैं या तुम अक्वायर करके ला सकते हो, उसके साथ इनको यूज कर सकते हो। तो मॉडेम अलग, इंटरनेट सर्विसेज अलग और राउटर अलग। याद है इस तरह का सम हम लोग सेम टाइप का सम कराए हुए हैं। लिखो। नहीं, राउटर तो अलग चीज होता है, मॉडेम अलग चीज होता है। मॉडेम एंड राउटर जगह जगह पे लिखा हुआ था, डजंट मीन कि इट इज वन प्रोडक्ट। कहां तुमको देख के लगा कि मॉडेम कैन नॉट बी यूज सेपरेटली? नहीं नहीं, वो तो एंड राउटर लिखा हुआ है, दैट डजंट मीन वन प्रोडक्ट। आप बाहर से मॉडेम एंड राउटर खरीदो, वो एंड लिखेगा तो क्या लिखेगा? वो क्या लिखेगा आप हमको बताइए। लिखिए इन दिस कॉन्ट्रैक्ट there are 3 performance obligations. A modem, B router, and C internet services. Full stop. Each of them, नीचे, each of them are capable of being distinct and can be used. बोलो customer can अवेल द बेनिफिट विद देयर इंटरनल रिसोर्सेस या दूसरे रिसोर्सेस के साथ उसका बेनिफिट उठा सकता है। लिखो क्या लिखा? कैन बी यूज्ड सेपरेटली। फुल स्टॉप करके लिखना। नो सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन और कस्टमाइजेशन is required. बस। बोलिए क्या लगता है, यहां पे जजमेंट कॉल लेना पड़ेगा? हाँ, एक ही है ना। वेरी गुड। लिखो देयर इज ओनली, अच्छा इसमें थोड़ा सजा दीजिएगा पहले। देखो देयर इज ओनली वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन and the antivirus software
एंड अपडेट्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इन्वर्टेड कोमा में डालोगे, अपडेट्स को इन्वर्टेड कोमा में डालोगे. आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल. फुल स्टॉप. So they should be treated as one. बस. नेक्स्ट. अब ये डिपेंड करेगा. अब अगर मान लो 4 मार्क्स का लिखने आएगा तो आपको थोड़ा सा ऊपर में वी लिमिटेड ने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा किया. हाँ, पहले लिख के उसके बाद फिर हम, मेरे को ये लगता है कि ऐसे ऐसे दो. अब करें क्या? अब आंसर अगर एक है, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और रीजन है कि दोनों सेपरेटली यूजेबल नहीं है. नेक्स्ट. हाँ, पहले वो लिख दिया और उसके बाद अपना आंसर लिख दिया. एक मिनट. हाँ बोलो. तो वहीं पे पूछो, तुम्हारे पास तो, बाबू के पास है तो फोन नंबर.
बहुत जबरदस्त। बोलिए, देखे कि नहीं क्या चीज है? 6 नंबर। क्यों? आप आएंगे तो दोनों हम आपको दे देंगे। अरे मालूम है, पैसा एक साथ ही ले रहे हैं, वो हमको मालूम है, जो तभी तो मजा है। क्या ईच ऑफ देम कैन बी यूज्ड सेपरेटली? खाली इसका बात बोलो, ईच ऑफ देम कैन बी यूज सेपरेटली, यस और नो बताइए। कंटेंट दोनों में सेम हो सकता है, लेकिन आप सेपरेटली उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फिर 2 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो देगा तो एक ही चीज ना मैगजीन में, तो डिवाइड करके 2 बार लिखना है, और क्या। लिखिए, कितना इंटरेस्टिंग है नहीं? लिखो, ऐसे लिखो, P Limited is providing printed copy of the magazine and online access to the magazine's online content. Online content. They should be treated as 2 separate performance obligations as the customer can use each of them separately full stop, and they have not been significantly integrated or customized. बस, और तो क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, इंडेस 115 में घुसने, मैं भी तो अभी दे रहा हूं। अभी पहली बार मैं 115 में नहीं हूं, तो मैं तो एक ही साथ लिख रहा हूं। देखो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अदरवाइज 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान करके क्या परसेंटेज किसके लिए आप देंगे, अभी यही वाला तो झमेला चल रहा है मेरे यहाँ पे। खैर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला झमेला नहीं है, लेकिन अभी हम सब कुछ दे रहे हैं बच्चों को। गूगल ड्राइव में भी एक्सेस दे रहे हैं, पेन ड्राइव भी दे रहे हैं, लाइव क्लास आना चाहो तो लाइव क्लास में आकर के भी क्लास कर सकते हो। अभी इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, तो मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सारा एक साथ इनकम लिखना है। प्रॉब्लम तो तब आएगा ना जब ओवर द पीरियड कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। अब इसमें भी मान लो 1 ही साल में लिखना है, तो 2 पीओ रहे या 1 पीओ रहे, क्या तो फर्क पड़ता है, 1 साल ही पीएल में जाना है। पर प्रॉब्लम तो तब होता है ना जब 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज फिनिश्ड इमीडिएटली, अनदर गोज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब उसमें डिवाइड करना पड़ता है ना, एलोकेशन में प्रॉब्लम आती है ना। बट क्योंकि दोनों अलग अलग है और ऐसा कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, और कस्टमर एक के बिना दूसरे को, दूसरे के बिना पहला को यूज कर सकता है। तुम हमको बताना, तुम बुक के बिना
ऑनलाइन कंटेंट यूज कर सकते हो कि नहीं। अब ऑनलाइन मॉडेम और राउटर में तो मान लो सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन हो गया होता तो तीनों को एक दूसरे के बिना आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे तो क्लियर है कि इसको उसके बिना और उसको इसके बिना आप यूज कर सकते हैं, भले दोनों में कंटेंट एक ही है। लेकिन सर किताब आने के बाद ऑनलाइन क्यों जाएंगे? हाँ वो अलग बात है, पर है तो दो प्रोडक्ट ना, है तो दो परफॉर्म, कंपनी को तो दोनों ही देना पड़ेगा ना, आज मेरे को तो दोनों ही देना पड़ता है, हमको तो हर दिन शाम को गूगल ड्राइव पे अपलोड करना पड़ता है क्लास को, तो मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है ये तो कैसे मैं बोलूं, है तो जरूर ना बताओ। अब स्टूडेंट को बोला यू कैन कम लाइव, इफ यू डोंट कम लाइव नो प्रॉब्लम, एक साथ पेन ड्राइव ले लो पिछले वाले बैच का। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, आप गूगल ड्राइव में जिस दिन लाइव क्लास होगा हम गूगल ड्राइव में आपको अपडेट कर देंगे आज ही शाम को। तो है तो तीन अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ना, मेरे को तो तीन अलग अलग काम करना ही पड़ रहा है, और ऐसा कोई सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन भी नहीं है तुम्हारे लिए, तो काम अलग अलग है कि नहीं है, और कस्टमर इसके बिना उसका, उसके बिना इसका बेनिफिट ले पाता है कि नहीं, ये बताइए। कस्टमर ले पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए। साफ है ना अलग अलग, जब साला मैगजीन वाले में अलग अलग है तो यहां तो बहुत ही क्लियर है कि अलग अलग है। लिखो, द प्रॉमिस टू प्रोवाइड टेलीफोन सपोर्ट should be considered as a separate performance obligation and the software should be considered as a separate PO. PO, performance obligation. So there are two performance obligations in the contract. Full stop. Even though telephone service is provided free of cost, the telephone services are provided free of cost, अब कोई बोलेगा हम तो ये वाला फ्री में दे रहे हैं, तो आपके फ्री में देने से कुछ नहीं होगा, आपका जो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो अलोकेट किया जाएगा दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। अगर मैंने 50,000 रुपया आपसे सॉफ्टवेयर के लिए लिया है तो 50,000 खाली सॉफ्टवेयर के लिए नहीं लिया है, हम सॉफ्टवेयर के साथ जो टेलीफोन सर्विस देते दोनों के लिए लिए हैं।
हो सकता सॉफ्टवेयर का 45,000 हो और टेलीफोन सर्विसेज का 5,000 ही लिए हूं। आप समझ रहे हो मैं क्या, लेकिन मैं लिया दोनों चीज का हूं। लिखो, और अकॉर्डिंगली अब सॉफ्टवेयर तो तुरंत सेल होते ही हम रिकॉर्ड कर लेंगे, पर टेलीफोन सर्विसेज को तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने पीएल में। क्या लिखा? फ्री ऑफ कॉस्ट। वी कांट से दैट इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। वी कांट से दैट इट्स नॉट ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। काम तो है ही मेरा। कोई टेलीफोन पे अगर फोन करेगा तो हमको जवाब तो देना पड़ेगा ना। आगे हाँ, याद नहीं है तुमको? वारंटी का अलग, उसका अलग, उसका अलग, सबका अलग अलग डिवाइड करते थे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 रहता था, ऑब्लिगेशन 4 रहता था। अरे जैसे मान लो ना, ऐसे ही बोलते हैं हम तुमको। ये तो खैर मान लो टेलीफोन का तुम भूल गया पूरा, इंडेस 115। जैसे मान लो हम पैकेज बना के तुमको 4 चीज दिए, आलू, चावल, दाल और सब आलू अलग, चावल जो गोटा गोटा जिसको बोलते हो, और दूध, और हम एक साथ तुमसे 500 रुपया ले लिए, तो मेरा तो 4 अलग अलग ऑब्लिगेशन है ना। तुम आलू का अलग फायदा, चावल का अलग फायदा, दाल का अलग फायदा उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे? कोई सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन हुआ है क्या? बोलिए, है कि नहीं? तो ये सब अलग 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 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। हमको सेल ऑफ पोटैटो, सेल ऑफ राइस, सेल ऑफ दाल, सब अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बस इसमें क्या है कि एक साथ कंट्रोल ट्रांसफर हो जा रहा है तो एक साथ सेल रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन है 4 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। इसमें प्रॉब्लम, जैसे इसमें बढ़िया प्रॉब्लम है कि सॉफ्टवेयर का सेल इमीडिएटली लिख देंगे, लेकिन टेलीफोन सर्विसेज का जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। रेवेन्यू का टाइमिंग डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग साल के पीएल में जाएगा। तो जब 50,000 रुपये हम लिए तुमसे, 45,000 सॉफ्टवेयर का और 5,000 टेलीफोन का, तो हमारा एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू सेल ऑफ सॉफ्टवेयर टू लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी को धीरे धीरे करके हम पीएल में डालेंगे। हाँ, फिर किस तरह से रेवेन्यू में जाएगा, किस तरह से मेरा टेलीफोन का खर्चा लगता है कि भाई कस्टमर 3 साल तक ही फोन करता है, उसके बाद कस्टमर को आदत पड़ जाता है, तो 3 साल में डालना है। उस 3 साल में भी ज्यादा फोन साला पहला साल में आता है। आप हमेशा देखिएगा ना, आप कोई चीज खरीदते हैं, पहला 15-20 दिन तो बंबू कर देते हो सामने वाले सेलर को। बोली हाँ या ना? फिर आपको आइडिया लग जाता है, फिर आप और फोन फर्दर नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको बोलता है आप आगे भी फोन कर सकते हैं 2 साल तक। नहीं समझे? तो फिर वो 5,000 का मेजर पोर्शन, क्योंकि उसका भी तो मेजर खर्चा आपका काम करने में फर्स्ट ईयर में लग रहा है, नहीं समझे? तो वो मेजर पोर्शन फर्स्ट ईयर में बुक कराएगा, और अगर लगता है नहीं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 2,500 करके 2 साल में बुक कराएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग अलग ही तो होगा। आगे 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करके प्राइस रखा गया। वो वहां कंबाइनिंग कर सकते हैं कि नहीं वो पूछा गया है। क्यों? गाड़ी का सेल और टायर रोटेशन और ऑयल चेंज। कॉन्ट्रैक्ट में बोला नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट देता है ना। तो तुम 2 बात अलग अलग बात बोल रहे हो। पहला और दूसरा सेंटेंस तेरा मैच नहीं कर रहा। तुम आराम से सोच। 2 एकदम अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि नहीं है? जल्दी बोलिए। एक मेंटेनेंस है और एक गाड़ी है, एक प्रोडक्ट है और एक सर्विस है।
क्लियर है कि दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। जैसे वहां सॉफ्टवेयर में एक सेल ऑफ प्रोडक्ट था, एक टेलीफोन सर्विस था, सेम ही तो चीज है। यहां पे तो फोकस उस चीज पे है ही नहीं, यहां फोकस ये है कि हम कोई कमिटमेंट नहीं किया आपको कि हम देंगे ही, लेकिन मेरा हाँ माने एक्सप्लिसिटली बोला हुआ नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट वगैरह में हम ये बात बोलते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं है कि हम तुमको देंगे। यहां हाँ वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन पे लड़ाई है। दो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो क्लियर है ही। लिखो, द सेल ऑफ व्हीकल and the maintenance services E.G. oil changes and tire rotation are two separate performance obligations. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, वो भी डिपेंड करता है आपका। वहां मेंटेनेंस बोल करके हम लोग एक किए हैं, ये भी दो अलग अलग हो सकता है कि ऑयल चेंज अलग हो जाए, और वहां पे वो मिसलेनियस टाइप से लिख दिया है बोल करके हम लोग मेंटेनेंस सर्विसेज है, वो एग्जाम्पल करके लिख दिया है कि हम लोग कोई भी मेंटेनेंस होगा आपको करके देंगे, वो एग्जाम्पल ये दोनों है। और भी किसी तरह का मेंटेनेंस हो सकता है, ब्रेक में प्रॉब्लम हो गया तो सब उसके अंदर है, वो E.G. करके लिखा है। बट वहां पे भी अगर सेपरेट सेपरेट और आप सेपरेटली फायदा उठा सकते हो तो उसको भी सेपरेट किया जाता है। लिखो, द कस्टमर कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ ईच ऑफ देम सेपरेटली। Even though the maintenance contract is not explicitly stated in the contract, but it is stated in End Limited's advertisements. Full stop. So, there is a constructive obligation for maintenance. मतलब जस्ट बिकॉज की कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं है तो हम सारा रेवेन्यू को सेल ऑफ कार बोल के डिवाइड बोल देंगे, ये ठीक नहीं है। हम देते तो हैं ना जी सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं है तो क्या हो गया। मैं क्लास में हूं करण, मैं बात करता हूं तुमसे, हाँ क्लास खत्म करके।
बोलिए। सर सेकंड में मतलब क्या है? कौन सा बता? सेकंड में does the option provide a material right to customers? एक्चुअली एक पहला कॉन्ट्रैक्ट है कि 7,500 रुपया करके हम आपको जिम मेंबरशिप दे देंगे। उसके बाद अगर आप रिन्यू करोगे ना तो हम आपको 6,000 रुपया में दे देंगे। तो जो सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जो ऑप्शन हम आपको दिए हैं कि अगर आप मेरे पहले वाले कस्टमर हैं, ऑलरेडी 1 साल कर चुके हैं, तो ही हम आपको सेकेंड ईयर में 1,500 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि डज द ऑप्शन माने टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एट 6,000 रुपीज, डज दिस ऑप्शन provide a material right to the customer that it would not receive if it haven't entered into the first contract? क्या 6,000 रुपया में रिन्यूअल इसीलिए पॉसिबल है कि आपने पहला कॉन्ट्रैक्ट लिया है? तो हो गया काम। यस इज द आंसर। ये सिंपल है। इंपॉर्टेंट उसके बाद है, मजा वहां है जो आपको पढ़ाएं हम आपको। लिखो पहले। Yes, the option to renew the contract the option to renew the contract in the second and third year at a discounted price of 6,000 is a material right to the customer that the customer would not receive without entering into the first contract. बोलिए क्या करना चाहिए? किस तरह से रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए? फिर अगला बार 6,000 लिखेंगे, फिर 6,000 लिखेंगे। हाँ वही पूछ रहे हैं। माने जैसे जैसे मिल रहा है वैसा वैसा इनकम है, तो फिर क्या फायदा हुआ कि फिर क्या फायदा हुआ? कंबाइंड है ना, कोई नया एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज तो है नहीं। तो मिला करके एक साथ टोटल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर पर वो करेंगे ना कैसे डिवाइड, फिर पर कस्टमर का एक तो प्राइस निकल जाएगा। लिखिए मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। लिखो, इन सच केसेस द टोटल एस्टिमेटेड कंसिडरेशन, और ये एस्टिमेट भी बदलेगा हर साल, बताइए कितने कस्टमर फर्स्ट ईयर में जिनको माल बेचा गया? 100। ये लोग कितना रुपया देंगे आपको? 7,500। अगले साल इसमें से कितना लोग रिन्यू करेंगे? 50। तो 50 इंटू 6,000। उसके अगले साल इसमें से कितने लोग रिन्यू करेंगे? 25 ना। थर्ड ईयर का रिन्यूअल 6,000 में ही है। ओके, तो टोटल कितने पैसे कंपनी को मिलेंगे? एस्टिमेट है ये,
ये टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप कितनी है? 175। तो लिखो कंसीडरेशन पर मेंबर या पर मेंबरशिप। कितना निकला? 6857। आप ये नहीं बोल सकते कि 7500 जो पहला साल में लिए वो 7500 इनकम, फिर 6000 जो दूसरा साल में लिए वो 6000 इनकम, फिर जो 6000 लिए वो 6000 इनकम। वो तो नॉर्मल हो गया। अगर आप मानते हैं कि ये कंबाइंड है, एक ही है, तो फिर आपको कंबाइंड रेवेन्यू निकाल करके अकॉर्डिंगली लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब इसमें कस्टमर से आप पैसा कितना लिए हैं? फर्स्ट ईयर का ही बात हो रहा है, 7500, और आपको इनकम लिखने मिलेगा 6857। सो रेस्ट जो 700-800 रुपया है वो पीएल में लायबिलिटी में चला जाएगा। लिखो देयरफॉर आउट ऑफ 7500 the company can record the revenue of 6857 and the balance कितना है रे? 643 will be recorded as a liability. बाकी 2 साल में कलेक्शन कम होगा, इनकम ज्यादा लिखेंगे, और हमेशा री एस्टिमेट होता रहेगा। जो एट्रिशन रेट है वो री एस्टिमेट करना पड़ेगा। उसमें एक तो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्यूमुलेटिव वाला कैचअप, क्यूमुलेटिव कैचअप वाला काम करते रहना पड़ेगा। मेरा 647 आया, चेक कर दो। हाँ, लायबिलिटी डेबिट करना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। माने पहला साल में कम रेवेन्यू लिखना है, सेकेंड ईयर में ज्यादा रेवेन्यू लिखना है। हाँ, 6857। ज्यादा का मतलब हुआ कि लिए थे 7500, लिखे 6857। सेकेंड ईयर में लिए हैं 6000 पर लिखेंगे 6857। उस हिसाब से मैंने ज्यादा बोला, अमाउंट वाइज डिफरेंट नहीं बोला है। यस, और जो पैसा मिलेगा 6000 प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू रेवेन्यू। नहीं, ये तो पर फिर क्यूमुलेटिव कैचअप खेलना पड़ेगा ना। करके दिखाऊं क्या? ये एंट्री कितने कस्टमर का? बच्चा बोलता सर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी करके दिखा दीजिए। बच्चा बोला डिफरेंस आ जाएगा। मैं बोला डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। मान लो कि नंबर ऑफ कस्टमर्स इतना ही है जितना है, तो फर्स्ट ईयर आप 100 लोगों से कलेक्ट किए, तो ये 100 और आ गया, ये 100 आ गया, ये 100 आ गया। ठीक है, सेकेंड ईयर में 50 लोगों का एंट्री आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50 इंटू 3
3 लाख और टू रेवेन्यू 6857 इंटू 50 और लायबिलिटी डेबिट कितना 42,850। थर्ड ईयर बैंक अकाउंट डेबिट 25 लोग तुमको 6,000 करके देगा 1.5 लाख। लायबिलिटी डेबिट बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा टू रेवेन्यू 6857 इंटू 25 171,425 तो ये आ जाएगा 21,425। ये क्यों थोड़ा डिफरेंस आया देखो थोड़ा सा। नहीं भाई ये दोनों का टोटल इससे मैच नहीं कर रहा है किस लिए वो थोड़ा देख लो। ये राउंडिंग ऑफ एरर है तो ये 25 रुपए बढ़ा देना मतलब कहने का मतलब है। यहाँ ये 25 लिख करके यहाँ पे टोटल मिला करके ये 300 हो जाना चाहिए। यहाँ 450 करके रेवेन्यू बढ़ा दोगे तो ये 450 कर दो और ये 25 बढ़ा के 50 रुपया कर दिए। बैलेंसिंग फिगर 6857 पर यूनिट। अरे वो 6857 डेसिमल वाला फिगर है ना यार, कुछ तो डेसिमल में आया था नहीं समझे क्या? बोल के हम लोग का 25 रुपया का एरर आया। दैट वाज 6857 पॉइंट समथिंग था ना, तो 25 रुपया का एरर का झमेला मत ले। जरूर लिखो बेटा, आराम से लिखो, क्यों नहीं। ये अपने ब्रैकेट में डाल दो तीनों साल का एंट्री को, डब्बा में डाल दो एक ठो। लिख लिया अच्छे से, समझ में आ गया राउंडिंग ऑफ एरर क्यों आया। ये 6857 पॉइंट कुछ था, पॉइंट कुछ था ना, तो उतना उतना अगर आप रेवेन्यू बढ़ा देते ना तो फ्रैक्शन नहीं आता। स्टोरी समझ में आ गया ना क्या हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन 10 नहीं है।
बहुत बढ़िया सम बना करके दिया है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप को समझने के लिए नहीं, एक ही सम है, मिला करके अंडरस्टैंड करना है। नीचे का 2 अलग डायरेक्शन में बोल रहा है, ऊपर का 3 अलग डायरेक्शन में बोल रहा है। नीचे का 2 बोल रहा है कि वो एजेंट है, हाँ कोई इन्वेंट्री रिस्क नहीं है, प्राइसिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है। और ऊपर का बोल रहा है कि कस्टमर की जरूरत हम ही पूरा करते हैं। उसमें तीनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, तब जाकर के वो एजेंट होता है। लिखो, delimited will be treated as principal in this case as delimited is primarily responsible to fulfill the promise of providing advertisement services. Although delimited doesn't bear the inventory risk, and doesn't have the discretion of setting the prices, it has the responsibility to work with the customer and ensure that the advertisement meets their advertising needs. तीनों चीज अगर होता ना, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होता, प्राइसिंग भी मेरा कंट्रोल नहीं है और इन्वेंट्री रिस्क भी मेरा नहीं है, तब हम एजेंट बन जाते। लेकिन यहां पे और एक बात भी, मेरे को खाली कमीशन मिलता। यहां पे मेरा बहुत सारा काम है। जो पहला वाला जो कंडीशन है जो मैंने लिखा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग द प्रॉमिस मेरा है। एफ का तो काम उसको, जैसे एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी हो गया, एक यूट्यूब हो गया और एक कस्टमर हो गया। तो कस्टमर तुम है, यूट्यूब अलग है, और हमारा मान लो एडवर्टाइजिंग कंपनी है। तो तुमसे क्या एडवर्टाइजमेंट कराना है, तुम्हारा एडवर्टाइजिंग नीड क्या है, उसके बाद हमको यूट्यूब में देना है कि फेसबुक में देना है कि किस में देना है, वो सेपरेट है। तो हम यूट्यूब के एजेंट नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुमसे है और उसके बाद यूट्यूब का कॉन्ट्रैक्ट मेरे से है। तो हम यूट्यूब के लिए कस्टमर है, तेरे लिए वेंडर है। हाँ, काम कराना, तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तीनों फुलफिल होना चाहिए, तब एजेंट। नहीं, ऐसे नहीं, तीनों होना जरूरी है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
पढ़ लिए? कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? 2। क्या क्या नाम है उसका? एक कंप्यूटर और एक एक्सटेंडेड सर्विस वारंटी, है ना? कितना कितना वैल्यू किया गया और पैसा कितना लिया गया है? पैसा कम है या दोनों का मिला के पैसा बराबर है? बराबर है ना, तो डिवाइड करने का ऐसा जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि पैसा हम लेते 35,000 और सेपरेट वैल्यू होता 32 और 4, तो हम लोग को 32:4 में 35,000 रुपया को डिवाइड भी करना पड़ सकता था। यहां पे वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला जर्नल एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ बेटा, टू सेल ऑफ कंप्यूटर, to service type warranty liability. Amount वो क्या लिखा है 14400? किसके बारे में? कंप्यूटर्स के बारे में। तो ये जब रेवेन्यू बुक करोगे 32,000 रुपया का, तो इसके अगेंस्ट का जो कॉस्ट है 14400 का, उसका भी जर्नल एंट्री पास करना चाहिए। भाई ये ट्रेडिंग में जाएगा ना, तो वो भी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया ना, अभी तो इन्वेंट्री है, तो असेट से हट करके पीएल में जाएगा ना, तो उसका एक एंट्री मारना चाहिए, सब में दिया है बोल करके। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, या परचेजेस टू कैश भी लिख सकते हो। हाँ, तभी तो इन्वेंट्री क्रेडिट कर रहे हैं। अभी नया परचेज किया है कि इन्वेंट्री में पड़ा था, ये बताओ ना यार। तब तो ये एंट्री अच्छा है ना, और नहीं तो परचेजेस टू कैश भी लिख सकते हो। कुल मिलाकर के पीएल में हिट कराना रे बाबा, इसको और उसको पीएल में हिट कराना है, तो एक एंट्री मारना चाहिए। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। सारा एंट्री हमको चाहिए। उसके बाद भी एक एंट्री है प्रोविजन बनाने का। बोलिए, ये इंड एज 37, हाँ वही रिपेयर्स, वारंटी कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी कॉस्ट लिखो। वारंटी कॉस्ट अकाउंट डेबिट इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसका जो जर्नल एंट्री होता है वो ईयर एंड में होता है, और अगर बीच में ही कोई वारंटी के लिए आ जाता है तो वारंटी टू बैंक हो जाता है।
जैसे मान लो 90 दिन के अंदर अंदर ही कोई आ गया, हमको रिपेयर करके देना पड़ा, तो उसके लिए तो फिर वारंटी टू बैंक हो जाएगा। और ईयर एंड मान लो अभी तुम आज मान लो जनवरी में, फरवरी में मेरे से फरवरी में माल खरीदा, तो मार्च के एंड में तो मेरा प्रोविजन बनाने का हक बनता है ना यार, बिकॉज तुम अगले साल 90 दिन के अंदर अंदर वापस से रिपेयर कराने तो मेरे पास आ ही सकते हो। तो इसका अलग से प्रोविजन बनाना पड़ता है, बिकॉज इट इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट फॉर विच कैश फ्लो विल बी नीडेड, जिसका प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50%, याद कीजिएगा, एंड अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। तो वहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट it will incur 2000 rupees in the cost to repair the defects that will arise within 90 days of coverage period for the assurance type warranty। यहां पे assurance type warranty लिख दो, provision for assurance type warranty। assurance type warranty माने जो सेल के साथ होता है, और सर्विस वारंटी जो अलग से बिक्री होता है। इसकी अकाउंटिंग इंडेस 37 से होती है और इसकी अकाउंटिंग इंडेस 115 से होती है। यहां भी एक लायबिलिटी है, देखिए यहां भी एक लायबिलिटी है। जल्दी बोलिए, ये लायबिलिटी का प्रोविजन एस्टीमेट बेसिस पे होता है, और ये पैसा ले लिए हैं, इनकम धीरे धीरे बुक करेंगे। ये नया माल बेचे हैं, दिस इज ए नया माल सोल्ड, एडिशनल सर्विसेज दैट वी आर सेलिंग, और ये नॉर्मल ऑब्लिगेशन, उसी को अश्योरेंस टाइप वारंटी बोलते हैं। लेके जाइए ना यार, हम हैं तो 90 दिन तक, कुछ भी खराब होगा हम दे देंगे ना ठीक करके, उसके बाद कुछ खराब होगा उसके लिए आप सर्विसिंग करा लीजिएगा, एएमसी करा लीजिए, उसके लिए ये वाला आप हमको पेमेंट किए हैं। मतलब ये आफ्टर 90 डेज देना स्टार्ट, ये आफ्टर 90 डेज, इसलिए हमारा नाम है सर्विस टाइप वारंटी। ये सेल के जैसे ही तो है, ये सेल ऑफ गुड्स, ये सेल ऑफ सर्विसेज, और ये जो है ये महा इनबिल्ट है, प्रोडक्ट के साथ इनबिल्ट है। नेक्स्ट, ये 10 था कि 11 था रे? एकदम सेम सम है, बोलिए। बस इनमें वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला कहानी नहीं है इसमें। बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, पढ़ लिया ना सम। टू सेल ऑफ बैटरी 2 सर्विस टाइप वारंटी, ये इंडेस 115 का स्टोरी। अब इंडेस 37 का स्टोरी बताओ। वो एस्टिमेट बेसिस पे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। वारंटी कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अश्योरेंस वारंटी कॉस्ट। क्यों?
ओनली 100 रुपीज। टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, 1 रुपी करके खर्चा नहीं लगेगा, उससे ज्यादा ही लगेगा। आज इतना ही रखते हैं। नहीं सर, यहाँ पे अलग से रुपया नहीं है, पूरा 5 साल का बोल के तो सही है। नहीं समझे, फिर से बोल। यहाँ पे जो लिखा है 5 ईयर गारंटी, हाँ तो 4 साल का ही तो है ना वो तो। एक साल जो हम लोग ऐसे ही दे देंगे, उसका तो प्रोविजन बनाएंगे ना अलग से, और वो बाकी का लायबिलिटी रिकॉर्ड किए हैं। कोई 4 साल का अलग 30,000 रुपये। यस। आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे।